Hello friends, my name is Archita and I will be taking you through CA Final DT revision series. Today we are covering the topic of chapter 6 AA deduction. So without any waste of time, let's get started. Please open your book of PDF. Please open page number 5. Illustration number 1. For illustration number 1, we have to read this text on page number 3, section 80C. Furnishing return of income on or before due date is mandatory for claiming deduction under Chapter 6A under heading C, deduction in respect of certain incomes. Section 80AC stipulates compulsory filing of return of income on or before due date specified under section 139(1). अगर आपको चैप्टर 6A में डिडक्शन लेने हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा. Please come to illustration number 1, page number 4. We are going to solve this illustration. Please read the question. False. Why? Because रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी है कोई भी डिडक्शन क्लेम करने के लिए. फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न under section 139(4) of the Income Tax Act will debar an assessee from claiming deduction under section 80IE. No, this is correct. Why? Because you have to file the return as per the due date under section 139(1). Belated return अगर होगा तो फिर वहाँ पे नहीं मिलेगा. The statement is correct. As per section 80AC, the assessee has to furnish his return of income on or before the due date specified under section 139(1) to be eligible to claim deduction under section 80IE. यहाँ पे clearly 139(1) का mention है, 139(4) का mention नहीं है. Even though 139(4) can substitute 139(1) once it is filed, बट यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है तो फिर हम 139(1) का ही मेंशन करके चलेंगे यहाँ पे. नाउ मूविंग टू सेक्शन नंबर 80C, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स. एक बार मैं आपको फटाफट से ब्रीफ बता देती हूँ कि व्हाट इज दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट. इसके बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द टेक्स्ट सेक्शन. उसके बाद हम टेक्स्ट पढ़ेंगे. तो फर्स्टली एक बार हम देख लेते हैं फटाफट से क्विकली कि ये क्या सेक्शन है. ये सेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 80C में बात करते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की. उसके बाद हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड की. प्रोविडेंट फंड, इट कैन बी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इट कैन बी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. सो एनी प्रोविडेंट फंड कैन बी हियर. उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे NSC की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और इंटरेस्ट देयर ऑन एक्रूड. नाबार्ड की बॉन्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पे. उसके बाद हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करेंगे. इफ यू आर डिपॉजिटिंग इन एनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब SSS. और सुकन्या समृद्धि स्कीम तो SSS एंड 4S. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको. कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ UTI और म्यूचुअल फंड्स. तो दो तरीके की चीजें हैं म्यूचुअल फंड्स और UTI में. एक तो उसका यूनिट्स और एक है उसका पेंशन स्कीम. पेंशन स्कीम जो अभी हम आगे बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और न्यू पेंशन स्कीम इन सब के बारे में भी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेंशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड्स या फिर UTI की बात कर रहे हैं इस वक्त हम. तो चलिए, और यहाँ पे फिर हम हाउस से रिलेटेड दो चीजें यहाँ पे आ जाती है हमारे पास. एक बार मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन अगर हमने कुछ भी कर दिया है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 24 सेक्शन नंबर 24 में जाने के बाद 80C में आ जाता है. तो 80C में भी हमको यहाँ पे 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा. और अगर हमने एक्विजिशन ऑफ कुछ हाउस प्रॉपर्टी या मतलब करा है तो फिर हमने उस पर कुछ स्टैम्प ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन फी जरूर से पे करी होगी तो उसका भी डिडक्शन हमको मिल जाएगा. यहाँ पे एक अमेंडमेंट यहाँ पे आया है. Any contribution by employee of central government as contribution to a specified account of the pension scheme referred to in section 80 CCD for a fixed period of 3 years or more.
3 इयर्स या फिर मोर का टाइम पीरियड है। पेंशन स्कीम रेफर टू अंडर 80 CCD। 80 CCD में कौन सी पेंशन स्कीम रेफर करी जाती है यहाँ पे? इट इज द NPS, न्यू पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अटल पेंशन योजना। ये 3 स्कीम है सेक्शन 80 CCD में। आई रिपीट, न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन स्कीमों में अगर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है स्पेसिफाइड अकाउंट में, तो फिर, और इट इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 3 इयर्स और मोर, तो फिर उसको यहाँ पे भी डिडक्शन मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि कितना डिडक्शन मिलेगा। 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा इन सभी चीज़ों, इन सभी आइटम्स के अंदर 1,50,000 की लिमिट है। उसके बाद अभी हम सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। इट इज़ दैट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हमने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, इट इज़, यहाँ पे पॉइंट गिवन है, इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ a spouse, page number 5, it is in respect of a spouse, any children, minor or major, and in respect of HUF और उस HUF के रिस्पेक्ट में कोई भी मेंबर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, हम खुद, स्पाउस उस इंडिविजुअल का, या फिर एनी चाइल्ड, मेजर या फिर माइनर। तो इन लोगों के रिस्पेक्ट में अगर हमने कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, तो फिर हमको यहाँ पर रिडक्शन मिल जाएगा। अगर हमने वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है, तो हमको 20% ऑफ द सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेड व्हिचएवर इज लोअर का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर हमने 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद में ली है, तो फिर हमको क्या मिलेगा? 10% से हम उसको 20% ऑफ द सम एश्योर्ड को 10% से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो अमाउंट पेड एज द प्रीमियम और 10% व्हिचएवर इज लोअर। तो इसमें से जो भी लोअर होगा उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। नाउ अ ट्विस्ट इज है, अगर कोई हैंडीकैप इंडिविजुअल है या फिर कोई ऐसी स्पेसिफाइड डिजीज है सेक्शन 80DD में, बी के अंदर, तो फिर वहाँ पे क्या आएगा? और अगर उन्होंने 1 अप्रैल 2013 के बाद में लिया है, 1 अप्रैल 2013 के बाद में अगर उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो फिर वहाँ पे उनको भी डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे हम 15% से इस चीज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वी विल रीड द टेक्स्ट हियर, पेज नंबर 5, deduction in respect of investment on contributions. The following are the investments or contribution eligible for deduction. First one is premium paid in respect of life insurance policy. यहाँ पे हम देख रहे हैं 20%, 10% और 15% का सम आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये एक क्वेश्चन भी आ रहा है। तो सब और फर्दर मूव करने से पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी तक हमने जितना पढ़ा है। तो वी विल रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पे हमको सबसे पहले डेट देखनी पड़ेगी कि 30 मार्च 1 अप्रैल 2012 से पहले है या बाद में। ऑब्वियसली पहले है। ऑब्वियसली अगर ये पहले है तो 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड का यहाँ पे हमको डिडक्शन मिलेगा, उतना ही मिलेगा। सो 20% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ पे कितना आएगा? 5 लाख इंटू 20%, तो हमारे पास 1 लाख आ रहा है। तो और यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया है सेल्फ ने? 51,000, तो हमको पूरा 51,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमारी लिमिट तो 1 लाख की है। 1 लाख तक हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे, हमने 51,000 किया है तो हमको 51,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद वी आर मूविंग फर्दर। तो जो स्पाउस है उसका इट इज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, तो फिर यहाँ पे 1,50,000 का डिडक्शन आ रहा है। 1,50,000 का एक्चुअली कैपिटल सम एश्योर्ड आ रहा है, इसका हमको 10% करना पड़ेगा विच इज 15,000, तो हमको 15,000 का ही रिडक्शन मिलेगा। तो 51,000 प्लस 15,000। नेक्स्ट मूविंग टू हैंडीकैप सम, जिसका 80U में डिसेबिलिटी आता है, तो हमने पढ़ा था कि उसको 15% ऑफ सम एश्योर्ड तक ही अलाउड होएगा। तो व्हाट इज द सम एश्योर्ड हियर? इट इज 4 लाख। 4 लाख इंटू 15% इट कम्स टू 60,000। तो 60,000 वी विल ऐड टू 51,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000, so it comes to 1,26,000. अभी हमने देखा था कि अगर 80C में कंट्रीब्यूशन टू SPF, PPF या RPF अगर हम करते हैं, तो फिर वो कंट्रीब्यूशन भी अलाउड होता है हमको। इट इज अ प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इन 3 तरीके के प्रोविडेंट फंड में अगर हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो फिर वो हमको
completely allow हो जाएगा if it is up to 1,50,000. So moving on to illustration number 3, page number 9. Contribution to PPF 1,50,000. Insurance premium paid on the life of spouse. Policy is taken on or after 1st April 2012. तो assured sum का 10% 20,000, तो 1,50,000 प्लस 20,000 हम करेंगे तो 1,70,000 आ रहा है, लेकिन हमारी लिमिट तो 1,50,000 ही होती है ना, तो फिर हमको 1,50,000 डिडक्शन मिलेगा. कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, इसमें भी अगर हमने कर दिया है तो हमको डिडक्शन मिलेगा. इन सुकन्या समृद्धि स्कीम SSS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC और म्यूचुअल फंड, contribution to approved annuity plan of LIC, subscription towards notified units of mutual fund or UTI, contribution to pension fund set up by mutual fund or UTI. इस तरीके से हम एक ये ट्यूशन फीस का भी प्रोविजन आ रहा है. आई डिड इट हियर फॉर यू. अगर हमने ट्यूशन फीस इफ इट इज पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ट्यूशन फीस पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो फिर वो भी 2 चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, वो भी फुल टाइम एंड एजुकेशन दैट टू इन इंडिया. तो ये 3 चीजें हमको बात ध्यान रखनी पड़ेगी. तो इफ दीज 3 आर फुलफिल्ड तो फिर क्या होगा कि इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन. Investment in 5-year term deposit, maximum limit for investment in the deposit is rupees 1,50,000. Contribution to additional account under NPS, and interest there too. Now we are solving illustration number 4. Please come to page number 16. Illustration number 4, guys. You have to solve the question. हाँ, बहुत easy सा question है ये, लेकिन इसमें सिर्फ हमको एक ही बात ध्यान रखनी है. चलिए एक बार आप करिए. Why it is restricted to 30,000 only? Because यहाँ पे नोट में क्या given है? Though the value of eligible investment is rupees 34,000, however, deduction under Chapter 6A cannot exceed the GTI exclusive of long-term capital gain, short-term capital gain covered under 111A, winnings of lotteries, etc. of the SSA. यानी कि हमको क्या करना है कि we have to, मतलब it should not be including it. So the maximum possible deduction will be 1,50,000 minus 1,20,000 is equals to 30,000. Reduction in respect of contribution to certain pension funds, ATCCC. Please read it. इसमें भी अगर हमने पेंशन फंड में ऑफ LIC में कंट्रीब्यूट किया या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन फंड में हमने किया है, अभी तक तो हमने प्रोविडेंट फंड देखा, अभी हम पेंशन फंड देखेंगे, उसके बाद हम पेंशन स्कीम देखेंगे. तो अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? पेंशन फंड ऑफ LIC की बात कर रहे हैं. तो इसमें अगर हमने कुछ भी कंट्रीब्यूट कर दिया तो इसका डिडक्शन 1,50,000 का आ जाता है. Please read the text. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो GTI हमको लेनी है, इट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज. तो जैसे ही हमने GTI हमारी 1,50,000 आई है, तो इसमें से हमको ये 1,20,000 की हटानी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली कहा है
कि इट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ विनिंग्स फ्रॉम LTCG, STCG 111A एंड विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। तो यहाँ पे लॉटरी इनकम 1,20,000 की थी, तो 150 माइनस 120 इट कम्स टू 30, तो 30 का ही आपको डिडक्शन मिल पाएगा। सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 34,000 होता या 35,000 होता, तो हमको पूरा डिडक्शन चैप्टर 6 से मिल जाता। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 80 CCE के 80 CCE के अकॉर्डिंग क्या है कि कितना भी कंट्रीब्यूट कर दो, द लिमिट विल बी 1,50,000 ओनली। The maximum permissible reduction is 1,50,000. Further, the overall limit of 1,50,000 prescribed in Section 80 CCE will continue to apply for Section 80 CCC. The CCD1 put together is 1,50,000. मतलब C, CCC and CCD1 इन तीनों की लिमिट भी 1,50,000 ही रहेगी। तो अभी हमने 80C तो पढ़ लिया है। 80CC हमने बोला कि कंट्रीब्यूशन टू LIC का जो फंड होता है, पेंशन फंड, उसमें हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो इट इज सेक्शन 80 CCC. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू सेक्शन 80 CCD1. व्हाट इज 80 CCD1? ये देखिए, यानी कि आपने कुछ भी NPS में कंट्रीब्यूट कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है, या फिर अटल पेंशन योजना में आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो फिर इट is section 80 CCD. What comes into play? ये देखिए, deduction. Section 80 CCD provides deduction in respect of contribution made to the pension scheme notified by the CG. Accordingly, the central government has notified Atal Pension Yojana as a pension scheme, and it has मतलब pension scheme of new pension scheme भी notified है यहाँ पे, and pension scheme of central government यहाँ पे notified है। अब एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। We will see this chart. चलिए छोड़िए। Eligible SC, an individual employed by central government on or after 1st April 2004, an individual employed by any other employer or any other individual. अगर any other individual है मतलब any other assessee है, तो उसकी 20% ऑफ GTI ले लेंगे हम एक बार के लिए तो। और अगर वो कोई सैलरीड एम्प्लॉयड है, सैलरी अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या देता है, या फिर कोई भी एम्प्लॉयड बाय एनी अदर इंडिविजुअल है, तो सैलरीड एम्प्लॉयड या फिर अदर एसएससी, दो कैटेगरी है। सैलरीड एम्प्लॉयड में तो 10% ऑफ द सैलरी लेंगे, एंड अदर एसएससी में 20% ऑफ जीटीआई लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। Section 80 CCD 1B provides for an additional reduction of up to rupees 50,000 in respect of the whole amount Section 80 CCD 1B provides for an additional reduction of up to rupees 50,000 in respect of the whole amount paid or deposited by an individual SSE under NPS new pension scheme of the previous year, whether or not any deduction is allowed under Section 80 CCD 1. मतलब 80 CCD 1 में अगर हमारी लिमिट फुलफिल हो गई हो, तो यहाँ पे 80 CCD 1B में हमको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी। तो 80 CCD 1B में हमने देखा कि हमको एडिशनल रिडक्शन 50,000 का मिल जाएगा, और इट इज इन एक्सेस ऑफ द रुपीज ऑफ 1,50,000। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं नोट्स की तरफ।
एक बार आप फटाफट से नोट नंबर 2 देख लीजिए. No deduction under section 80C is in respect of amounts paid or deposited by the SSE for which deduction has been allowed under section 80CCD1 or 80CCD1D. अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस पॉइंट की तरफ. एक बार मैं आपके लिए पॉइंट पढ़ देती हूँ. Employer's contribution to NPS for the benefit of employee. Employer's contribution is first taxable under head salary in the hands of employee, and then he gets deduction under section 80 CCD2. Employer's contribution or 10% of salary, whichever is lower, and in case of central government employees, it is 14% of the salary. It is for 14% of the contribution. और यहाँ पे बात और कर रहा है कि सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA. अब एक बार हम वापस से वहीं मूव कर रहे हैं. तो सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA. पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट का पॉइंट नंबर 2. Section 10(12)(a) provides that any payment from National Pension Scheme Trust to an SSE on account of the closure is to the extent 60 pension scheme referred to in section 80 CCD, to the extent it does not exceed 60% of the total amount payable to him at the time of closure or opting out of the scheme shall be exempt from tax. यानी कि it is exempt to the extent of 60% and to the extent of 40% it is taxable of the total amount payable to him at the time of closure. Suppose क्या हो रहा है कि एक SSE है, वो अपने किसी अकाउंट को क्लोज कर रहा है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे 60% तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी और 40% ही टैक्सेबल रह जाएगी. इट इज एज पर सेक्शन 10(12)(a. We are reading the text for section 80 CCD1 and 80 CCD2, 80 CCD1 and 80 CCD2. इसमें सैलरी का मतलब हमने सबसे पहले पढ़ा है कि सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA. उसके बाद हमने बात करी 10(12)(a में अगर कोई अकाउंट अपना क्लोज करा रहा है तो इट इज एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 60%. इसके बाद हम बात करें तो सब्सक्राइबर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड सुपरएनुअल फंड विल बी एबल टू ट्रांसफर देयर कॉर्पस फ्रॉम दीस फंड्स टू नेशनल पेंशन स्कीम विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशन. अच्छा, अब नेशनल पेंशन स्कीम में ये लोग ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशन. एक चीज और है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2, प्लीज रीड द टेक्स्ट. To provide relief to an employee subscriber of NPS, अगर पार्शियल विड्रॉल हो रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अगर वहाँ पे पार्शियल विड्रॉल कर रहा है कोई एम्प्लॉय एंड इट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, तो फिर तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल. तो एक बार हम सेक्शन 80 CCE की बात करेंगे. व्हाट इज सेक्शन 80 CCE? एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C plus CCC plus CCD1. It is restricted to the 1,50,000. और 80 CCD1 भी वो it is for 80 CCD1 वाले डिडक्शन ही होता है यहाँ पे. That is contribution to pension scheme of central government, new pension scheme और अटल पेंशन योजना. तो वहाँ पे एडिशनल डिडक्शन हमको मिल जाएगा 50,000 का. तो यानी कि अगर हमने कंट्रीब्यूट करा है NPS में, अगर हमने न्यू पेंशन स्कीम में हमने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया या फिर अटल पेंशन योजना में हमने 1,50,000 का कंट्रीब्यूट कर दिया और हमको वहाँ पर डिडक्शन 1 लाख का ही मिल पा रहा है या फिर 1,20,000 का ही मिल पा रहा है फॉर एनी रीजन, क्योंकि हमने वहाँ पे LIC वगैरह ये सब भी ले रखे होंगे पॉलिसीज वगैरह, तो इस तरीका का कुछ होगा ट्रीटमेंट, तो फिर वो जो बैलेंस अमाउंट है उसका डिडक्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा 80 CCD1B में. नाउ मूविंग फर्दर टू further we have to solve an illustration. Page number 20 guys, illustration number 5. The basic salary of Mr. A is 1 lakh. He is entitled to DA which is 40% of the basic salary. 50% of DA forms part for retirement benefits. Both Mr. A and his employer contributes 15% of basic salary to the pension scheme referred to in section 80 CCD. Examine the tax treatment. आपको बिना देखे करना है.
आई एम गिविंग यू 1 minute. 1,20,000 इंटू 12 कर देंगे तो 14,40,000 आ जाएगा हमारा आंसर. 14,40,000 हमारा आंसर आ गया है. अब इसके बाद हम जानते हैं कि अगर हमने सैलरीड एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे तो सिर्फ 10% ही अलाउड होता है हमको. 10% ऑफ बेसिक 10% ऑफ सैलरी अलाउड होता है. सैलरी इज बेसिक सैलरी प्लस डीए. तो डीए दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स. तो यहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब उस 5% का हम क्या करेंगे. तो नाउ सेक्शन 80 CCB1 कम्स इनटू द पिक्चर और ये बोलता है कि हम जो भी आपका 1,44,000 के ऊपर का जो डिडक्शन हुआ है, टोटल डिडक्शन तो होगी. तो 50,000 का जो डिडक्शन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा. मतलब कितना कंट्रीब्यूट किया है. 15% ऑफ बेसिक सैलरी किया है. तो 12 लाख इंटू 15% अगर हम करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा. और हमको कितना अलाउड होता है 1,44,000 बीइंग 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए. मतलब हमने कंट्रीब्यूट तो बेसिक सैलरी का ही किया है लेकिन हमको अलाउड बेसिक सैलरी प्लस डीए का हो जाएगा. तो जो भी एक्सेस है दैट इज 36,000. वो जो आंसर है हमारा 36,000 वो 80 CCB में आपको वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा. इलस्ट्रेशन नंबर 6 गाइस. Contribution to PPF allowed. Payment of tuition fees to APJ School, New Delhi for education of his son studying class 11 allowed. Repayment of housing loan allowed. Contribution to pension fund of LIC. Pension fund of LIC. 80CCC. Okay. Earlier they were all were 80C and it is now triple C. तो ये सारी डिडक्शन एक्चुअली हमको अलाउ हो जाएंगी लेकिन जो हमारी लिमिट है वो 1,50,000 तक ही रहेगी. सो मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 80D. Please read the text. इसमें एक तो एलिजिबल एसएससी होता है इंडिविजुअल और दूसरा एलिजिबल एसएससी होता है एचईएफ. दो लोगों को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाएगा. सबसे पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है एचईएफ. यहाँ पे एक बात हमको और ध्यान में रखनी है कि कंट्रीब्यूशन का जो मोड है इट शुड बी अदर देन कैश. लेकिन अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह हो गया है तो फिर वहाँ पे कैश चलेगा. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 80 की. 80D में इंडिविजुअल और एचईएफ ही एलिजिबल एसएससी हैं. यहाँ पे उनका मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन अदर देन कैश होना चाहिए और प्रिवेंटिव चेकअप कराए तो वहाँ पे कैश चल सकता है. सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास ये है इंडिविजुअल मतलब सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. एंड सेकंड कैटेगरी है हमारी पेरेंट्स की. एंड उसके बाद ये तो इंडिविजुअल की कैटेगरी हो गई और एचईएफ में सिर्फ मेंबर्स ही होते हैं. तो इंडिविजुअल में अगर इंडिविजुअल इसमें भी 3 पार्ट्स हम कर देंगे यहाँ पे. सबसे पहला है इट इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. अगर हमने कुछ भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो इट इज अलाउड फॉर ऑल. If we have contributed to capital gain health scheme, then it is not allowed in case of parents. And if we have incurred a preventive health checkup, then it is allowed for all except HEF. HEF में ना तो capital gain health scheme लगती है और ना ही यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लगता है मेंबर के लिए. तो मेंबर के लिए सिर्फ हम इंश्योरेंस प्रीमियम दे सकते हैं और मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का दे सकते हैं. सॉरी नॉट लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम दे सकते हैं एचईएफ के केस में. और कैपिटल गेन हेल्थ स्कीम का बेनिफिट एचईएफ और पेरेंट्स के केस में नहीं मिलेगा हमको. बाकियों के केस में हमको मिल जाएगा. अगर इफ इट इज ओके द पेरेंट्स में भी अगर वो ये सब कुछ
राइट्स रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है एक्चुअली, नॉन रेजिडेंट के लिए पेरेंट्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो जो डिडक्शन की बात है, डिडक्शन कितना अवेलेबल होगा यहाँ पे 25,000 इन ईच ऑफ द केसेस। और अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, सीनियर है वो मतलब 60 इयर्स और है, तो फिर वहाँ पे 25,000 का एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई हमने मेडिकल एक्सपेंडिचर कर दिया है, मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर हमने यहाँ पर कुछ किया है, तो फिर उस केसेस में भी हमको यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर और मेडिकल एक्सपेंडिचर तो सिर्फ रेजिडेंट मतलब सीनियर सिटीजन के केसेस में मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउड होता है, और वहाँ पे भी 50,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर हमको अलाउ कर दिया गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो एक बार हम फिर से देखेंगे कि एलिजिबल एसएससी कौन है। एक सेकेंड, आई ओपन द टेक्स्ट फॉर यू। सबसे पहले हम देखेंगे कि हु इज द एलिजिबल एसएससी। यहाँ पे द एलिजिबल एसएससी इज एन इंडिविजुअल, डिडक्शन इज ₹25,000 in terms of premium paid, contribution to central government health scheme, and the third one is any other such other health scheme has been notified by the central government. Deduction in respect of insurance premium for parents, 25,000 का further deduction मिल जाएगा to effect or to keep enforce an insurance on the health of parents of the assessee. Quantum of deduction 50,000 and increased deduction of rupees 50,000, मतलब टोटल रिडक्शन ऑफ 50,000 इंस्टेड ऑफ 25,000 अगर ये लोग सीनियर सिटीजन है तो। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो फिर ₹5,000 का डिडक्शन मिलेगा। हाउएवर द सेट डिडक्शन ऑफ 5,000 इज विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ ₹25,000 और 50,000 एज स्पेसिफाइड। मोड ऑफ पेमेंट बाय एनी मोड इंक्लूडिंग कैश, by any mode. Point number D, by any mode including cash in respect of any sum paid on account of preventive health checkup, by any other mode other than cash in all the cases. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया है तो हम तो कैश पे कर सकते हैं, और by any other mode other than cash in all the other cases, अदर केसेस में कोई भी कैश के सिवा मोड चलेगा, लेकिन कैश नहीं होना चाहिए। मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो वहाँ पे भी 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। HUF के केस में is allowable in respect of premium paid, अगर सीनियर सिटीजन है तो वहाँ पे भी 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, एक बात यहाँ पे और हम बात करेंगे, डिडक्शन ऑफ प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इज पेड इन लम सम। अगर हम बात करें कि डिडक्शन वेयर द प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इज पेड इन लम सम, तो फिर एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ लम सम प्रीमियम इज अलाउड एज डिडक्शन। In a case where medical premium is paid in lump sum for more than 1 year, then the deduction allowable under this section for each of the relevant previous year would be equal to the approximate fraction of each lump sum payment. Approximate fraction of each lump sum payment. And what is approximate fraction? 1 divided by total number of relevant previous years. And relevant previous year is the previous year in which lump sum amount is paid, and subsequent previous year during which the insurance would be in force. Okay. Please solve illustration number 7. Illustration number 7, page number 26.
You have to solve it without seeing the answer. तो 20,000 का उसे अलाउ कर दिया जाएगा, 47,000 का if it is for the health of the father वो भी अलाउ कर दिया जाएगा, who is not dependent on him 47,000 और 3,600 का भी he has contributed during the year to central government health scheme. He has incurred, ये बताएं, अच्छा ये पेरेंट्स पे तो होता नहीं है, प्लस 3,600. He has incurred rupees 3,000 in cash on preventive health checkup of himself and his spouse. लेकिन यहाँ पे तो 25,000 की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो बैलेंसिंग फिगर ही हम यहाँ पे लेंगे 1,400 का, और यहाँ पे भी हम 3,000 का ही लेंगे. $20,000 प्लस 36,000 प्लस 1,400 एंड 47,000 प्लस 3,000, ये हमारे पास आ रही है. तो लेट्स सी कितना होता है टोटल. 20,000 प्लस 3,600 प्लस 1,400 प्लस 47,000 प्लस 3,000, तो टोटल 75,000 का उसको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80D में. इलस्ट्रेशन नंबर 8 गाइस, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन. उसको इन चारों अमाउंट्स का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80D. Deduction in respect of medical treatment and maintenance of handicapped dependent relative. Eligible SSC resident individual and HUF, यहाँ पे resident individual होना चाहिए. पिछले वाले क्वेश्चन सिर्फ individual and HUF था, और जो senior citizen parents थे उनका सिर्फ citizen होना जरूरी था, और पेरेंट्स का डिपेंडेंट होना बिल्कुल जरूरी नहीं था 80D में. तो 80D में हम देखेंगे कि यहाँ पर डिपेंडेंसी भी आ जाती है और रेजिडेंसी भी आ जाती है. तो एलिजिबल SSC resident individual and HUF, amount of deduction in case of normal disability it is 75,000 and in case of severe disability it is rupees 1,25,000. यहाँ पे flat deduction हमको मिलेगा. SSC should incur the expenses on medical treatment or deposit any amount for maintenance of such handicapped dependent relative. HUF में यहाँ पे रिलेटिव की अब हम बात करेंगे. व्हाट इज रिलेटिव? तो रिलेटिव में इंडिविजुअल के हैं स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर, फादर. स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर. Spouse, children, parents, brother or sister of the individual who is wholly or mainly dependent on the individual and not claim deduction under section 80U in the computation of his income. HUF में any member of the HUF wholly or mainly dependent on the HUF. Illustration number 9. ATD में उसने एक सम डिपॉजिट किया है 50,000 का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एवरी ईयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज हैंडीकैप्ड ग्रैंडफादर. अब ग्रैंडफादर रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, सॉरी अनफॉर्चुनेटली, इसलिए यहाँ पे इनको डिडक्शन नहीं मिलेगा. इलस्ट्रेशन नंबर 10. व्हाट वुड बी द डिडक्शन इफ मिस्टर एक्स had made this deposit for the dependent father. अगर dependent father dependent relative definition में grandfather तो नहीं आते हैं, लेकिन dependent relative की definition में father जरूर आ जाते हैं, क्योंकि father parents की definition में आ जाते हैं. इसलिए यहाँ पे 75,000 या 1,25,000 एज द केस में हमको डिडक्शन मिल जाएगा. अब हम बात करें 80DD की. अब यहाँ पे डिपेंडेंट कौन होते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं.
यहाँ पे भी एक्चुअली एलिजिबल रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचईएफ ही होना चाहिए, हु इज रेजिडेंट इन इंडिया बीइंग एन इंडिविजुअल एंड एचईएफ। मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट, यहाँ पे हम डिपेंडेंट की बात करेंगे, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, whether or not mainly or wholly dependent on such individual for his support and maintenance. HUF में any member of the HUF wholly or mainly dependent upon the HUF. यहाँ पे जो डिडक्शन की लिमिट है, यहाँ पे कोई फ्लैट डिडक्शन नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे अमाउंट एक्चुअली पेड और ₹40,000 विच एवर इज लोअर लेंगे। इससे पहले हमने, ये तो 80 DD भी हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने 80 DD पढ़ा, उसमें 75,000 या 25,000 विच एवर इज लोअर, वो कुछ नहीं है, फ्लैट डिडक्शन था, और यहाँ पे विच एवर इज लोअर आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अमाउंट पेड ऑफ ₹40,000 विच एवर इज लेस वो लेंगे हम, और सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे ₹1,00,000 और अमाउंट एक्चुअली पेड विच एवर इज लोअरिंग। तो मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 अगर हम पढ़ेंगे तो इट इज a senior citizen being a resident individual ₹1,00,000, other than a senior citizen ₹40,000. So here it goes like this. Now we are moving to section 80E. तो सेक्शन 80E में हमको 8 years का कंटिन्यूस रिडक्शन मिल जाता है, 8 consecutive years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जिसमें हमने फर्स्ट बार इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किया करा होता है। इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के रिस्पेक्ट में आपको रिडक्शन मिल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के रिस्पेक्ट में आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है, हाउसिंग लोन ही। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, इट इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल, अगर उसने अपने सेल्फ पर एजुकेशन एक्सपेंस करा हो, या फिर उसने इफ इट इज फॉर दी स्पाउस और इफ इट इज फॉर दी children or any student from whom SSE is the legal guardian. The deduction is allowed in computing the total income in respect of the initial assessment year and 7 assessment year immediately succeeding the initial year or until the interest is fully paid by the SSE, whichever is earlier. Illustration number 11th, loan number 1, loan number 2, loan number 3, for whose education loan is taken. If it is taken for B, if it is taken for the son of B, if it is taken for the daughter of B. तो यहाँ पे इन सब फिगर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इफ इट इज ₹20,000, इफ इट इज मतलब इट इज ₹20,000, इट इज ₹10,000 एंड 80,000, तो ये पूरा का पूरा हमको डिडक्ट हो जाएगा। तो 20,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000, इट कम्स टू 48,000। 80 में हमको डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन 80E। गाइस 80E एक बार आप ये देख लीजिए इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। If the value of the house is up to ₹50 lakhs, if the loan sanction amount is up to ₹35 lakhs, and the loan is sanctioned in the previous year 16-17, and the assessee should not own any residential house as on the date of the sanction of the loan, which are conditions है, value of the house up to ₹50 lakhs, equals to or मतलब या फिर 50 lakhs से कम, up to ₹50 lakhs, value loan sanctioned up to ₹35 lakhs, loan should be sanctioned in the previous year 16-17, and the assessee should not own any other residential house as on the date of the sanction of the loan. अगर ये चारों कंडीशंस हमने फुलफिल कर दी है तो फिर हमको डिडक्शन मिल जाएगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन ₹50,000 का हमको क्वांटम ऑफ डिडक्शन है in respect of the housing loan, and this deduction under section 80EE is over and above the deduction of rupees 2 lakhs available under section 24 for interest paid in respect of loan borrowed for acquisition of self-occupied house property. We will solve illustration number 12. Illustration number 12, guys.
हमको सॉल्व करना है। 35 लाख पर सबसे पहले हम देखेंगे लोन का 35 लाख तक का है, बिल्कुल है। क्या हाउस प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस 50 लाख तक की है? यस बिल्कुल है। तो क्या ये प्रीवियस ईयर 16-17 में सैंक्शन हुआ है? जी हाँ, ये 16-17 में सैंक्शन हुआ है। तो हमारी और एसएससी के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। The SSC did not own any other residential house property as on the date of sanction of loan. तो इसमें अभी हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमको कितना परसेंट रेट मिलेगा। 35 लाख इंटू 11%, इट कम्स टू 3,85,000। अब सबसे पहले तो हम 24 सेक्शन नंबर 24 का डिडक्शन हटा देंगे यहाँ से। नाउ द बैलेंस इज 1,85,000। अब 1,85,000 में से हमको देखना है कि अब ETEE में हमको कितना डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो हमको 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। तो 2 लाख प्लस 50,000 ये हमारे डिडक्शन की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट मूविंग टू सेक्शन नंबर 80 EEA. These are superfast revision series which will help you to revise the entire DD in a go. 80 EE में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, इट शुड बी अप टू रुपीज 45 लाख। द लोन शुड बी सैंक्शन इन द प्रीवियस ईयर 1920 एंड द individual should not be owning any other house property as on the date of the sanction of the loan, and the individual should not be eligible to claim deduction under section 80EE. ओके, तो अभी हमने जो 80EE पढ़ा था, इंडिविजुअल वहाँ पे तो एलिजिबल नहीं होना चाहिए, जरूर प्रीवियस ईयर नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 80EE में। तो यहाँ पे हम ये बात करें कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो देखी जाएगी और लोन की अमाउंट या परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी ये सब नहीं देखी जाएगी, और इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। द मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे 1,50,000 का आ जाता है हमारे पास। क्वांटम ऑफ डिडक्शन पॉइंट नंबर 4, द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउबल इज रुपीज 1,50,000। डिडक्शन ऑफ अप टू रुपीज 1,50,000 अंडर सेक्शन 80EE A is over and above the deduction available under section 24B in respect of the interest payable on loan borrowed for acquisition of a residential house property. Okay. एक बार हमने यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर लिया तो हम और दूसरे प्रोविजन में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 80EEB, 80EEB इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोटर व्हीकल। अगर हमने मोटर व्हीकल परचेज करने के लिए कोई लोन लिया है और अब लोन लेने के बाद हम उसमें इंटरेस्ट, वी आर पेइंग बैक द इंटरेस्ट, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो एलिजिबल एसएससी है वो इंडिविजुअल होता है और यहाँ पे जो डिडक्शन की अमाउंट होती है वो 1,50,000 होती है। 80EEB में 1,50,000 होती है, 80EE में 1,50,000 होती है और 80EE में 50,000 होती है। 80E में कोई लिमिट नहीं होती है। 80DDB में 40,000 या फिर 1 लाख और द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड व्हिचएवर इज लोअर होता है, और 80D में 25,000 या 50,000 एज अ केस भी होता है, और 80DD में 75,000 या फिर 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन हमको मिल जाता है, और यही कंडीशन 80U में भी आ जाती है। तो एक बार हम ये सेक्शन 80E विद E भी देखेंगे। The loan should be taken from bank or financial institution, including NBFC, for purchase of electric vehicle. Loan should be sanctioned between 1st April 2019 to 31st March 2023. Where deduction under this section is allowed for any interest, deduction shall not be allowed in respect of such interest under any of the provisions of the Act for the same. The SSC should be individual. Loan should be taken for the purchase of an electric vehicle. Loan should be sanctioned between 1st April 2019 and 31st March 2023. Loan should be sanctioned by financial institution, bank or specified NBFC. यहाँ पर specified NBFC को भी include किया हुआ है। 1,50,000 is the quantum of deduction. इलेक्ट्रिक व्हीकल वही होगा जो कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम्स भी होते हैं, and it is more of a technical definition. Now we will solve this question. The following are the particulars related to Mr. A, B, C and D salaried employees for AY 2021. तो अगर हमने क्या किया है कि परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी करी है यहाँ पे,
परचेज ऑफ रेजिडेंशियल, हाँ एक बार आप खुद से कर लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन से प्रीवियस ईयर में लिया है ये। प्रीवियस ईयर एक केस में प्रीवियस ईयर 1920 आ रहा है, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। $45 लाख करके है, तो यहाँ पे ठीक है ये वाला केस। फर्स्ट के केस में अमाउंट ऑफ लोन टेकन, इस पर जो भी इंटरेस्ट होगा उस पर हमको मिल जाएगा 1,50,000 का डिडक्शन रुपीज। उसके बाद सेकंड केस में ₹48 लाख, इट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹45 लाख गाइस। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि हमको डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। मिस्टर सी के केस में इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए। पॉइंट नंबर 5, पर्पस ऑफ लोन, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज फॉर पर्सनल यूज। इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ये बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। तो अगर इवन इफ इट इज फॉर पर्सनल पर्पस, तो यहाँ पे डिडक्शन को अलाउ कर दिया जाएगा। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे हमको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा इसका। 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023। सैंक्शन की डेट इंपॉर्टेंट होती है, डिसबर्समेंट की डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो सैंक्शन की डेट हमारी 1 अप्रैल 2019 से होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारी 1 अप्रैल 2019 से ही है। और 22 लाख की अमाउंट हमारे पास आ रही है, तो हमको यहाँ पे इस पे डिडक्शन मिल जाएगा 22 लाख इंटू 10%। इट कम्स टू 2,20,000। तो 2,20,000 का हमको तो इतना तो डिडक्शन नहीं मिल पाएगा, हमको तो 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल पाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मिस्टर डी की। मिस्टर डी भी वही पर्सनल पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन इनकी ये जो सैंक्शन डेट है वो एक दिन से चूक गए, मतलब 2 दिन से चूक गए। इनको यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को अगर ये सैंक्शन करवा देते अपना लोन, तो फिर इनको भी डिडक्शन मिल जाता है। बट हाउएवर हम यहाँ पे इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर सी को उनका डिडक्शन मिल जाएगा। लेट्स सी इफ इट इज करेक्ट। मिस्टर ए के केस में सबसे पहले 2 लाख का, उसके बाद 1.5 लाख का। मिस्टर बी के केस में सिर्फ 2 लाख का, ATE में कोई डिडक्शन नहीं। मिस्टर सी के केस में हमको मिल जाएगा और मिस्टर डी के केस में हमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें सेक्शन नंबर 80G की। 80G में एलिजिबल एसएससी कौन है? ऑल द एसएससीज आर द एलिजिबल एसएससी फॉर 80G। किस किस चीज़ में हमको डोनेशन करना पड़ता है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट? ये सारी लिस्ट हमारे पास है, एक बार आप फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए। विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट हमको यहाँ पे 100% डिडक्शन मिल जाता है। पॉइंट नंबर 21, स्वच्छ भारत कोष। 22, क्लीन गंगा फंड। 23, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। अब 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। इन चारों में जवाहरलाल नेहरू, PM ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो इन लोगों इन सब चीज़ों में 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट मिल जाएगा। डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 39। पेज नंबर 39, the government or to any other local authority, institution or association as may be approved for family planning, और या फिर ओलंपिक एसोसिएशन इन वगैरह को हमने दिया डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो इस केस में भी हमको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, बट यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट आ जाएगी। Donations qualifying for 50% reduction subject to qualifying limit.
इन जगह पे हमको 50% डिडक्शन मिल जाएगा. प्लीज रीड इट. I'll read it for you then. 50% subject to qualifying limit. Donation for promoting minority community in India. Donation to any approved charitable trust. Donation to any temple for promoting of for repair or renovation, not promoting. Donation to any temple for repair or innovation. Point number 5, for repair or renovation of such temple, mosque, gurudwara, church or any other place as may be notified by the CG. And donation to housing development authority. तो अगर इन हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी हमने कंट्रीब्यूट कर दिया है तो भी हमको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा. पॉइंट नंबर 3, donation by a company to Indian Olympics Association or any other institution. Donation to housing development authority. Donation for renovation or repair of temple, gurudwara, mosque or church. Donation to any public charitable trust. Donation for promoting minority community in India. So इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि under limited category there is a limit of eligible donation. Okay, under there was some technical issue guys, so थोड़ा सा रुकना पड़ा हमको बीच में. अंडर लिमिटेड कैटेगरी देयर इज अ लिमिट ऑफ एलिजिबल डोनेशन. अगर हमने फैमिली प्लानिंग पर्पसेस के लिए किया है, ओलंपिक्स के लिए किया है, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को किया है, चैरिटेबल ट्रस्ट को किया है, या फिर मोबाइल कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए किया है, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए किया है, तो फिर जो भी टोटल डोनेशन आएगा उसका हम टोटल करेंगे एंड उसको हम 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम से कंपेयर करेंगे और इनमें से जो भी लोअर होगा हम उसको ले लेंगे. स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग क्वालिफाइंग लिमिट. The eligible donation referred to in third and fourth should be aggregated and the sum total should be limited to 10% of the adjusted total gross total income. This would be the maximum permissible donation. The donation qualifying for 100% reduction would be first adjusted from the maximum permissible reduction and thereafter 50% reduction of the balance would be allowed. सबसे पहले तो जो भी परमिसिबल डिडक्शन आएगा, सपोज 1 लाख का परमिसिबल डिडक्शन आया है हमारे पास, मतलब 10% ऑफ जीटीआई लेके या फिर द टोटल डोनेशन देकर हमारे पास जो जितना डोनेशन आया है उनमें अंदर को लोअर लेके हमारे पास जितना भी अमाउंट आया है, तो सबसे पहले तो हम 100% डिडक्शन वाली को ले लेंगे, 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा 50% इट विल गो फॉर द 50% वाली लिमिट के पास. हाँ, ये चला जाएगा. ये क्वेश्चन और क्लियर तब होगा जब हम इस पे कोई सम करेंगे. Fifth point number C. No deduction shall be allowed in respect of donation of any sum exceeding rupees 2000 unless the sum is paid by any mode other than the cash. No deduction shall be allowed in respect of donation of any sum exceeding rupees 2000 unless such sum is paid by any mode other than the cash. तो यानी कि डिडक्शन इस सेक्शन में अलाउ नहीं किया जाएगा अगर डोनेशन कैश में किया है 2000 से ज़्यादा की, तो फिर डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा. इलस्ट्रेशन नंबर 14. यहाँ पर डिपॉजिट इन पीपीएफ, एलआईसी, पेंशन फंड, ये सब तो हम देख ही चुके हैं. मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम ऑफ सेल्फ, प्रीमियम पेड फॉर द premium paid to ensure the life of a major daughter, policy taken on 1st April 2017, assured value 1,80,000 और यहाँ पे 20,000 का प्रीमियम हमने पे किया है, तो ये तो हम कर ही लेंगे. हमको सिर्फ ये देखना है कि डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड वहाँ पर ₹25,000 से डिडक्ट बाय वे ऑफ चेक आया है, और डोनेशन टू
वहाँ पे तो 100% आ जाएगा 25,000 का। एंड डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में अगर हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो वहाँ पे 50% आएगा। तो अभी हम देखेंगे 25,000 और 25,000 का क्या ट्रीटमेंट रहता है। एटीजी में वर्किंग नोट आ रहा है हमारे पास। पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 3 ये भी हमको यहाँ पे देखना है। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर एटीजी, तो यहाँ पे वो 50% क्वालिफाइंग लिमिट वाली बात हो जाएगी और फैमिली प्लानिंग में तो 100% क्वालिफाइंग लिमिट की बात हो जाएगी। तो अभी हमको देखना है कि एडजस्टेड टोटल इनकम और हमारा टोटल डोनेशन कितना हो रहा है। एटीजी में हमारा पहले तो हम देखेंगे टोटल डोनेशन कितना हो रहा है। 50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000, इतना तो एक बार के लिए हमारा डोनेशन हो रहा है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 1,50,000, यहाँ पे इन्होंने 1,50,000 दिया है गाइस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को। तो एक बार हम भी यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्ट करते हुए इसको 1,50,000 कर देंगे क्वेश्चन को। तो 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000, तो हमारा भी ये आंसर आ जाएगा 50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,50,000, तो हमारा भी 2,40,000 आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे क्या है 1,50,000 दिया है। पॉइंट नंबर 3 डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G रुपीज 1,50,000 बाय वे ऑफ चेक। तो यहाँ पे इसको 1,50,000 कर दीजिएगा, जिनकी नहीं हो रखा हो, जिनकी हो रखा हो वेल एंड गुड। तो 2,40,000 का एक तरीके से हम देखें तो यहाँ पे टोटल डोनेशन है, लेकिन ये 2,40,000 कोई काम का हमारा नहीं है। हमको इसमें क्वालिफाइंग लिमिट्स लगानी पड़ेगी। नेशनल चिल्ड्रन फंड में कोई लिमिट नहीं है, 25,000 फ्लैट ऐड करेंगे हम। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 25,000 का जो पे तो हमको फ्लैट डिडक्शन फ्लैट 100% यहाँ पे हमको अलाउ कर दिया जाएगा। देखते हैं। यस, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड पे 25,000 50% के हिसाब से कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फैमिली प्लानिंग वाला है इट इज़ 100% बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट एंड डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इट इज़ 50,000 एंड इसकी वैल्यू है 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। इसके आगे आप कर लेंगे आई होप, क्योंकि मैंने प्रोविजन तो आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड टोटल इनकम इज जीटीआई माइनस ऑल द डिडक्शंस। तो यहाँ पे जीटीआई हम क्वेश्चन से लेंगे 7,75,000 माइनस 1,50,000 एटीसी में डिडक्शन 6,25,000। नाउ माइनस इसमें से हम कर देंगे 25,000 फॉर एटीडी वाला डिडक्शन 6 लाख आ गया। 6 लाख इंटू 10% 60,000 की हमारी लिमिट आ रही है। अब 60,000 में से सबसे पहले हम इसमें से सेट करेंगे 25,000, उसके बाद हम सेट करेंगे 12,500। तो 25,000 माइनस 12,500। अब इसमें हमारे पास जो बच रहा है लिमिट 40,000 और 10,000, तो 40,000 भी इसमें से सेट
subject to its qualifying limit. Okay, 100% तो was without qualifying limit. National Children Fund is without qualifying limit. तो 60,000 में से सबसे पहले हम 40,000 लेस कर देंगे. अब हमारे पास 20,000 बच रहा है. तो 20,000 में से यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? सिर्फ 10,000 ही आएगा, क्योंकि इट इज 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, परसेंटेज ऑफ द डिडक्शन. तो अब जो 20,000 बचा है उसका 50% हमको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. लास्ट लाइन अगर हम पढ़ेंगे, therefore the deduction under section 80G in respect of donation to public charitable trust would be rupees 10,000, which is 50% of rupees 20,000. Moving to 80GG. 80GG में कुछ भी नहीं है. यहाँ पे हमको क्या है कि एलिजिबल एसएससी जो होता है वो इंडिविजुअल होना चाहिए. इसमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन रुपीज 5,000 पर मंथ होनी चाहिए. गाइस अ सेकंड. तो हम यहाँ पे सेक्शन 80GG की बात कर रहे हैं. 80GG में क्या होता है कि सबसे पहले तो एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए. इंडिविजुअल एसएससी होने के बाद उसको क्या है कि यहाँ पे हम लिमिट्स देखते हैं कि 3 तरीके की लिमिट्स आएंगी. एक तो रुपीज 5,000 पर मंथ हम लेंगे. उसके बाद हम लेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम माइनस 10%, और एक हम लेंगे 25% ऑफ GTI, एडजस्टेड GTI. यहाँ पे 10 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, या फिर रुपीज 5,000. इनमें से जो भी लोअर होगा उसको हम ले लेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में हम सबसे पहले तो इजीली हम कैलकुलेट कर देंगे 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000, या 5,000 इंटू 7 वट एवर द केस में भी, जितने भी मंथ्स वहाँ पे अवेलेबल हों तो उतना हमको कर देना है. देन वी विल कम टू एडजस्टेड टोटल इनकम हमको निकालनी है, बिकॉज रेंट पेड में से 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम तो हमको निकालनी है. साथ ही साथ 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम भी हमको निकालनी है. तो रेंट पेड तो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन हमारे पास एडजस्टेड टोटल इनकम नहीं होगी. तो एडजस्टेड टोटल इनकम माइनस इज इक्वल्स टू GTI माइनस इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स माइनस ऑल डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. GTI minus income taxable at special rates minus all the deductions of chapter 6A except 80GG. तो ये इसका मतलब था प्रोविजन का. नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 80GGA. 80GGA सभी एसएससीज को मिलता है एक्सेप्ट कंपनीज, क्योंकि कंपनीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारी जो होता है वो हमने वहाँ पे देखा था PGBB में. इफ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू IIT, नेशनल लेबोरेटरीज और टू एनी अदर इंडियन रिसर्च एसोसिएशन वगैरह वगैरह को अगर वहाँ पे कोई कंपनी डोनेट करती है तो उनको वहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है. लेकिन इफ इट इज़ अदर देन कंपनी तो फिर उनको यहाँ पे 80GGA में डिडक्शन मिलता है. द डिडक्शन इज 100% ऑफ द डोनेशन, एंड इफ द अमाउंट इज मोर देन रुपीज 10,000 देन इट शुड बी मेड अदर देन कैश. 80GGB डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, इवन एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ expenditure by way of advertisement in souvenir published by political party is allowed. क्योंकि इसका 80GGB में डिडक्शन मिल जाता है, 100% ऑफ डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा, और 80GGC में हमको 100% डिडक्शन मिल जाएगा. 80GGC इज फॉर एनी अदर पर्सन एंड 80GGB इज फॉर इंडियन कंपनी. 80GGB इज फॉर इंडियन कंपनी, 80GGC इज फॉर एनी अदर पर्सन मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट. And it is for and 80GG is in respect of all SSCs except SSCs having income under the head PGBP. Okay, 80GGA is for all the SSCs except they are having all those having income under head PGBP. Now we are talking about section number 80JJA. 80JJA में क्या होता है कि donation it is in respect of deduction in respect of employment of new employees. तो अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसने कोई भी न्यू एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करे तो उसको 80JJA में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन अगर जो न्यू बिजनेस है और उन्होंने कोई एडिशनल एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए हैं तो उनको वहाँ पे 80JJA में डिडक्शन मिल जाएगा. अब हमको ये देखना पड़ेगा कि एडिशनल एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, तो उनकी कुछ कंडीशंस हमको देखनी पड़ेगी कि व्हाट दे फुलफिल एज एडिशनल एम्प्लॉयज़. तो सबसे पहले तो ये होता है कि उनकी जो सैलरी होती है वो रुपीज़ 25,000 तक की होनी चाहिए.
It should not exceed, the emoluments should not exceed rupees 25,000 per month. Employee employed for less than rupees 240 days in a previous year, मतलब additional employees does not include, मैं वो बता रही हूँ, अगर if the emoluments exceed rupees 25,000 तो वो additional employee नहीं है. If the additional employee is employed for less than 240 days in previous year. In case of manufacture of apparel or footwear or leather products, then 150 days is to be substituted in case of 240 days. And the employee should not participate in RPF, and the employee for which the entire contribution is paid by the government under EPS notified in accordance with the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ जिसका सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करती है, एम्प्लॉयज़ जो कि तो वो भी एडिशनल एम्प्लॉय के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे. एम्प्लॉयज़ जो कि आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो भी एडिशनल एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएंगे यहाँ पर. तो अब हम देखेंगे कि जो एमोलमेंट्स का पेमेंट होता है, मोड ऑफ एमोलमेंट्स क्या होता है. एक बार आप सोचिए कि यहाँ पे कैश होना चाहिए या अदर देन कैश होना चाहिए. मीन्स एमोलमेंट्स पेड इन कैश, तो वहाँ पे भी ये डिसअलाउंस अट्रैक्ट हो जाएगी. तो एमोलमेंट्स शुड बी पेड ओनली बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस और थ्रू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड लाइक नेफ्ट, आरटीजीएस नहीं, नेफ्ट एटसेट्रा, एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. Come to illustration number 15 guys. हाउस रेंट हमको यहाँ पे गिवन है 12,000 पर मंथ का. तो हम हाउस रेंट को कर देंगे सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट माइनस 10% जो हमको ध्यान ही करना है. एक हमको लेना है, अच्छा एक बार आप करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है. वी विल जस्ट स्पेयर अ मिनट ऑन इट. टोटल इनकम बोले तो जीटीआई का 25% कर दीजिए, जीटीआई का 10% भी कर दीजिए, और उसको हाउस रेंट 12,000 पर मंथ इंटू 12 माइनस वो जीटीआई का 10% से हटा दीजिए और 5,000 इंटू 12 भी कर दीजिए. तो इन तीनों में से विचएवर इज लोअर होगा वो हमको डिडक्शन मिल जाएगा. इस केस में 60,000 इज द लोएस्ट, तो उसका हमको डिडक्शन मिल जाएगा. ATGGA साइंटिफिक और रूरल डेवलपमेंट, डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट. ATGGA donation for scientific or rural development. ATGGB deduction in respect of contribution given by companies to political party. ATGGB. Illustration number 16. ATIAB में 10 consecutive assessment years के लिए डिडक्शन मिल जाता है. ATIAC अभी हम देखेंगे, या इनफैक्ट हम देख ही लेते हैं अभी. सेक्शन ATIAC डिडक्शन फॉर न्यू स्टार्टअप. तो वो जो स्टार्टअप है उनको सबसे पहले क्या होगा कि 7 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स में से हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स के लिए हम वहाँ पे उनको डिडक्शन दे देंगे. 100% ऑफ द प्रॉफिट्स का डिडक्शन उनको मिल जाएगा. प्रॉफिट्स वाली ईयर ही हमको देखना है 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में से. तो इस तरीके से हमको वहाँ डिडक्शन मिल जाएगा. एक एलिजिबल स्टार्टअप वो होता है जो कि इफ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और LLP
के फॉर्म में it should be incorporated between 1st April 2016 to 31st March 2021 and इसका जो turnover होता है it should be up to rupees 25 crores in previous year. एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट यहाँ पे हमको गिवन है, वेरी कलरफुल चार्ट इज गिवन टू अस एंड द कंपनी और LLP विच इज एलिजिबल स्टार्टअप उसको एक सर्टिफिकेट ओन करना पड़ेगा फ्रॉम IMBC इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन. तो इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेशन का डेट देख लीजिए 16-17 से 2021. टर्नओवर अप टू 25 crores. IMBC से एक सर्टिफिकेट and it should be engaged in the innovation, development, improvement of products or processes or services or a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. Scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation ऐसा होना चाहिए, या फिर वो innovation, development, improvement of products or processes or services में engage हो. Conditions to be fulfilled. It is not formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence. It should not be formed by splitting up, reconstruction of a business already in existence. तो अगर वो splitting up या reconstruction से होता है तो उसको eligible startup नहीं माना जाएगा, भले ही उसका turnover 25 crore से less है, भले ही उसके पास IMBC का सर्टिफिकेट है, भले ही उसका previous year 16-17 मतलब 1st April 2016 to 31st March 21 तक वो इनकॉर्पोरेटेड है, इसके बीच में इनकॉर्पोरेटेड है, भले ही वो कंपनी LLP है, लेकिन अगर इसमें से इसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो फिर वो एलिजिबल स्टार्टअप नहीं माना जाएगा. It should not be formed by the transfer to a new business of machine or plant previously used for any purpose. लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि 20% कैन बी सेकेंड हैंड, मतलब प्लांट एंड मशीनरी कुल मिला के न्यू होनी चाहिए एंड 20% कैन बी सेकेंड हैंड एंड इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी इज ट्रीटेड एज न्यू वन ओनली. सच प्लांट एंड मशीनरी इज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, नो डिडक्शन. एक बार आप पढ़ लीजिए. Those who are reading, please read it, and those who have read, further से आगे एक बार पढ़ लीजिए. Further, where in case of a startup, any machine or plant or any part thereof, यानी कि 20% can be second hand. Illustration number 17. Now moving further, ATQQB की एक बार हम बात करेंगे और ATRRB की हम बात करेंगे. ATQQB में क्या होता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है एंड इट इज फॉर द रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक इन नेचर, उसके लिए एप्लीकेबल होता है ATQQB. और ATRRB इज फ्रॉम रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स. So ATQQB is from the royalty from books of literacy, artistic or scientific in nature, and ATRRB is from royalty from patents. तो एलिजिबल एसएससी दोनों ही केसेस में रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है और दोनों ही केसेस में 3 लाख की लिमिट होती है. लेकिन अब ATQQB विच इज रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, ATQQB विच इज रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, तो इसमें हम देखेंगे एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड और ₹3 लाख विचएवर इज लोअर हमको लेना होगा यहाँ पे. Whichever is lower, eligible royalty received or ₹3 lakh, whichever is lower,
इनमें से जो भी लोअर होगा वही हमारा अमाउंट ऑफ डिडक्शन बन जाएगा। एलिजिबल रॉयल्टी यहाँ पे लमसम रॉयल्टी, अमाउंट एज रिसीव्ड, अगर लमसम है तो फिर अमाउंट व्हाटएवर इज रिसीव्ड इज द लमसम रॉयल्टी। ओके, एंड इफ इट इज नॉट द लमसम रॉयल्टी, मतलब एक साथ में सारी रॉयल्टी नहीं आ रही, देन इट इज 15% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द बुक्स ऑफ बुक ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स सोल्ड। ठीक है ना, एक बार के लिए तो एलिजिबल रॉयल्टी ये हो गई है। If the royalty is earned outside India, then deduction is allowed only if such royalty is brought into in India in convertible foreign exchange, and that too within 6 months from the end of the previous year. ATRRB, royalty from patents. It is for resident individual, or its amount of deduction is royalty received or rupees 3 lakh, whichever is lower. If royalty is earned outside India, then deduction is allowed only if such royalty is brought in India in convertible foreign exchange. एक बार हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे फटाफट से। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, एक बार आप वीडियो पॉज करके प्लीज रीड द क्वेश्चन। एंड दिस द सॉल्यूशन, वेरी इजी। टाइम डिपॉजिट्स का भी हमको डिडक्शन मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी उसका भी हमको डिडक्शन मिल जाता है, एसएसएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उसमें भी हमको मिल जाएगा। हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया है तो यहाँ पे हमको डिडक्शन नहीं मिला है क्योंकि द प्रॉपर्टी इज अंडर कंस्ट्रक्शन। नो, बिकॉज द क्योंकि यहाँ पे लोन रिलेटिव से लिया है इसलिए हमको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिला है। ट्यूशन फी फॉर 2 सन्स फॉर ग्रेजुएशन कोर्स मिल जाएगा डिडक्शन। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन द नेम ऑफ द फादर, ये नहीं चलेगा, हमको कंट्रीब्यूशन खुद के नाम पर ही लेना होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भी डिडक्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, इसमें हम ये टेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने जो प्रोविजन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोविजन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे एक बार हम आ जाते हैं। यहाँ पे ATPA में क्या होता है, एक बार मैं प्रोविजन ब्रीफ कर देती हूँ। ATPA का, PA का डिडक्शन अंडर सेक्शन ATPA, अगर कोई प्रोड्यूसर कंपनी है, इफ इट इज, इसका एलिजिबल बिजनेस क्या होगा कि ATPE में 100% डिडक्शन मिल जाता है in respect of the profits of cooperative society which provides assistance to its members engaged in primary agriculture activities. लेकिन ये एलिजिबल बिजनेस में भी एंगेज करनी चाहिए। एलिजिबल बिजनेस मतलब यहाँ पे मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय द मेंबर्स, purchase of agricultural implements, seeds, livestock or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying them to the member, or for the processing of the agricultural produce of its members. तो ये एलिजिबल बिजनेस होता है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹1 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अगर इट हैज रिसीव्ड दिस इनकम तो ये एग्जेम्प्ट होगी, मतलब इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹1,50,000 ऑन डिपॉजिट्स विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इस पे भी नहीं लगेगा। रेंट अमाउंटिंग टू ₹2 लाख फ्रॉम लेटिंग आउट इट्स गोडाउन्स फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज, इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो वी गो हेयर last 3 paras. Interest of ₹1 lakh received by bank is eligible for deduction. ATP. Interest of ₹1,50,000 received by the bank from the deposit with other cooperative society. अभी जो मैंने आपको डिडक्शन बताया वो प्रोड्यूसर कंपनी का था। अभी ये जो हम देख रहे हैं इट इज फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी।
जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में एंगेज्ड है। इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, पेज नंबर 95। प्लीज रीड द क्वेश्चन गाइस। It operates two separate industrial units. One unit is eligible for deduction under Section 80IB, while the other unit is not eligible for deduction. If the eligible unit has profit and the other unit has loss, should it claim deduction after setting off of the loss of the other unit against profit of the eligible unit? दो सेपरेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, एक 80IB में डिडक्शन क्लेम कर रही है जबकि अदर 80IB में डिडक्शन क्लेम नहीं कर पा रही है। इफ द एलिजिबल यूनिट जो कि 80IB में डिडक्शन क्लेम कर पा रही है उसके पास जो प्रॉफिट है और जो दूसरी अदर अंडरटेकिंग है उसके पास लॉस है, शुड इट क्लेम द डिडक्शन आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉस ऑफ द अदर यूनिट अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल यूनिट। और इसका सेकेंड पार्ट है, its profit from one unit includes sale of import entitlement, duty drawback and interest from customers for delayed payment. Is it permissible to claim deduction on these items of income? So 80IB provides that provisions under section 80IA 5 shall so far and will be applicable to the eligible business under section 80IB accordingly कि ये बोल रहा है, एक बार आप फटाफट से टेक्स्ट पढ़ लीजिए उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ। I hope it is clear to you. The profits and gains of an eligible business shall be computed as if such eligible business was the only source of income of the assessee. The profits and gains of an eligible business shall be computed as if the eligible business was the only source of income of the assessee. क्या GTI में the question was, is it permissible to claim the deduction on these items of income if one unit includes sale of import entitlement, duty drawback and interest from customers for delayed payment? Under section 80IB, where the GTI of an assessee includes any profits and gains derived from an industrial undertaking referred to in the section, there shall be allowed in computing the total income of the assessee a deduction from such profits and gains at the specified percentage and for such numbers as may be specified in section. In CIT versus Sterling Foods and Liberty India versus CIT, it was held that sale of import entitlement and duty drawback cannot be considered as income derived from the industrial undertaking. Therefore, such income cannot be included in computing income for the purpose of deduction of section 80IB. Interest income derived by an undertaking on delayed collection of sale proceeds shall be treated as income derived from the industrial undertaking and therefore the same is eligible for deduction under section 80IB. Point number 6, donation to PGP, BGP by cross check, no, only by account paid check. Okay, cross check is allowed, बस cash में नहीं होना चाहिए. Donation to BGP by cross check 50,000 allowed. Donation to electoral trust by cash not allowed. Contribution by Mr. A by check to National Children's Fund during the year allowed. 80G में जाएगा ये. इससे पहले कि आप कर लेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि इससे पहले कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पेज नंबर 91 पे.
तो जो एओ है वो ये कह रहा है कि डेप्रीसिएशन रिलेटिंग टू एक एलिजिबल बिजनेस का जो डेप्रीसिएशन है, एक्सेस अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है, वो it cannot be set off against non-eligible business income. Hence, unabsorbed depreciation should be carried forward to subsequent year for set off against the eligible business income. So, determine the claim of the AO. AO का claim गलत है because please read para number 3rd. I hope it is clear to you कि यहाँ पे set off हो रहा है, section 70 subsection 1 यहाँ पे play कर रहा है. Please read para 4. एओ का कंटेंशन पूरी तरीके से गलत है. I hope the questions are clear to you. I hope all these questions and all these illustrations are clear to you. हमने बहुत ही लिमिटेड टाइम में इन सभी को करने की पूरी कोशिश करी है. कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है तो एक बार बैठ के आप लोग प्लीज़ वापस से इनको ट्राई करिएगा, तभी आपको इन सेशंस का बेनिफिट मिल जाएगा. ओके गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे. टिल देन, बाय बाय.